अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग का गठन, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा। ठीक है, अरविंद पनगड़िया की यदि हम बात करें तो ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, कल इनका कार्यकाल भी देखा था हमने, 2015 से लेकर 2017 तक, क्योंकि नीति आयोग का गठन ही कब हुआ था? 2015 में, 1 जनवरी वर्ष 2015 को। हमारे यहाँ का जो योजना आयोग था उसी को परिवर्तित किया है किसमें? नीति आयोग में। ठीक है, तो इसके पहले ये जो पद धारण करे हुए थे वो कौन सा था? नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, साथ ही साथ कल बताया था ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे, स्टूडेंट नहीं है, हाँ प्रोफेसर रहे हैं। ठीक है, इन्हें नियुक्त किया और ये जो वित्त आयोग है ये भारत का 16वां वित्त आयोग है। ठीक है, पहला वित्त आयोग कब बना था? 1951 में। किसकी अध्यक्षता में? केसी नियोगी की अध्यक्षता में। संदर्भ की विशिष्ट शर्तों की रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें संघ और राज्यों के बीच कर आय का वितरण, मेन उद्देश्य क्या होता है इसका? केंद्र और राज्यों के बीच में कर या आय का वितरण, राज्यों की सहायता, अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत एवं पंचायत व नगर पालिकाओं जैसी स्थानीय निकायों के लिए राज्य निधि को बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। ठीक है, मतलब किस प्रकार से, क्योंकि कर का कलेक्शन ज्यादा होता है कहाँ? केंद्र सरकार के पास, और बहुत से राज्य ऐसे जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, तो मध्य प्रदेश एक नॉन प्रोड्यूसिंग स्टेट में आता है। ठीक है, जहां पर बहुत सारे उद्योग धंधे नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ टैक्स का जो कलेक्शन है वो काफी कम होगा, और यदि टैक्स का कलेक्शन हमारे यहाँ कम होगा तो खर्चों में दिक्कत आएगी कि नहीं? इसीलिए केंद्र किस प्रकार से राज्यों को पैसा देगा, ठीक है, ये चीज, या इसके लिए कहना चाहिए पूरी की पूरी योजना तैयार करेगा कौन सा? 16वां वित्त आयोग। ठीक है, जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, आयोग को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, देखो अभी तक आयोग का सिर्फ एक कार्य होता था और वो क्या था? केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा, फाइनेंस का बंटवारा। लेकिन अब आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में भारत सरकार ने बनाया था क्या? आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो यही जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है, इस आपदा प्रबंधन अधिनियम को भी एक नई रूपरेखा देना, ये पहली बार वित्त आयोग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, ये विशेष रूप से आप लोग याद रखना, क्योंकि हमेशा वित्त आयोग सिर्फ क्या करता है? केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व के बंटवारे के विषय में रूपरेखा तैयार करता है। लेकिन ये पहली बार हुआ है क्या कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का? 2005 के तहत आपदा प्रबंधन वित्त पोषण व्यवस्था की समीक्षा करने और सुधार के लिए सिफारिश करने का भी कार्य सौंपा गया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर भी भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ठीक है, तो सरकार को ही क्या करना होता है? मुआवजा देना होता। मुआवजा कहाँ से देंगे मंत्री? राजस्व से, संचित निधि से। ठीक है, तो वो भी तो एक प्रकार का वित्त है। ठीक है, तो हम अभी तक ऐसा होता है जैसे मान लो कोई रेल हादसा हुआ तो तुरंत ही रेल मंत्री क्या करेंगे? 5-5 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा कर देंगे। मर गए हैं, विकलांग हो गए हैं तो 1-1 लाख रुपए, अपने मन चाहे तरीके से। लेकिन इसका कहीं पे भी हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है, लॉ नहीं है कि खत्म होने पर कितना मुआवजा मिलना है, कौन से हादसे में कितना मुआवजा मिलना। मुआवजा तो देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सरकार ही हमारा संरक्षण कर रही है। तो तुमको याद क्या रखना है? ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है वर्ष 2005 का, इसको रिव्यू करने का कार्य भी सौंपा है किसे? 16वें वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं कौन? अरविंद पनगड़िया।
आयोग से 31 अक्टूबर वर्ष 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। ये रिपोर्ट कब पेश करेंगे? 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये भारत की, क्या? G20। बताओ भाई, क्या जानते हो G20 के विषय में? 20 नहीं है, अब तो हो गए हैं 21 देश। इस बार जोड़ा, तो अब से याद रखना कि नाम जरूर है क्या? G20, लेकिन देश कितने हो गए हैं टोटल? 21 देश हो गए हैं। ठीक है। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, सबने पढ़ा है भाई कि G20 के विषय में कि इस बार G20 की जो बैठक है वो भारत में हुई है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आवश्यक है और प्रीलिम्स में तो एक एक फैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेंस में लिखने के लिए आ जाएगा ये। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में। तो सबसे पहले ये जरूरी है हमारे लिए कि हम ये जाने कि G20 का इतिहास एक्चुअल में है क्या, कैसे ये G20 का निर्माण हुआ है। तो अगर आप इतिहास पर गौर करो तो वर्ष 1980 की बात है। 1980 के समय जैसे कहना चाहिए कि मंदी का दौर आता है, उस प्रकार की वैश्विक मंदी आई हुई थी और विश्व के प्राय सभी देशों ने किसी न किसी प्रकार से दिक्कतों को झेला था। ठीक है, फिर मंदी आई, मंदी के बाद फिर से प्रोडक्शन चालू हुआ, डिमांड एंड सप्लाई चेन जो है वो तेज हो गई, तो सब लोग फिर अपने अपने नोट गिनने में लग गए। वही परिस्थिति कुछ समय बाद फिर से बनी और ये बात है कब की? 1997 की। और मंदी का कारण हमने बताया ही था, लोगों का बहुत ज्यादा संपन्न हो जाना। क्या होता है मंदी का कारण समझना, जैसे तुम्हारे पास कार नहीं है, जैसे ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा सबसे पहले तुम फाइनेंस कराओगे कार। ठीक है, फिर रिश्वतखोरी करोगे, जल्दी से उसका पैसा चुका दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया? सरकारी क्वार्टर तो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अपने 2 3 4 5 प्लॉट फंसाकर रख लिए। ठीक है, तो तुम्हारी आज की मेहनत है ना, ये जो तुम इतने गंदे मौसम में रगड़ते हुए चले आ रहे हो, उसका फायदा मिल रहा है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब देखना, व्यक्ति की जब पहली सैलरी आती है वो पता नहीं चलता है कहां उड़ गई, क्योंकि इतने सारे लोग पार्टी के लिए खड़े होते, दे दे पार्टी दे दे। होता है ऐसा कि नहीं होता? जन्मदिन पे तो बख्श नहीं रहे, यहां तो सिलेक्शन की बात हो रही। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे अब आप ले लो यूएसए के लिए। ठीक है, तो यूएसए में कहना चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी भी है ना, उसके पास मर्सिडीज है। ठीक है, जनसंख्या बहुत कम है, राजस्व का कलेक्शन बहुत अधिक है, अत्यधिक है। ठीक है, तो जैसे तुम्हारे लाडली बहना चल रही ना, कितने 1500 रुपए। ठीक है, यूएसए में सबके लिए है, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से अधिक होगा सरकार उसके खाते में पैसा डालने लगेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है, सरकार की ही जिम्मेदारी है सबके पास घर रहे। अब भाई सबके पास घर हो गया, सबके पास गाड़ियां हो गई। ठीक है, तो मार्केट में जो डिमांड है वो कहां से आएगी, ये बताओ ना। और वहां का जो सेंट्रल बैंक है यूएसए का, यदि देखा जाए, जैसे हमारे यहाँ का जो आरबीआई है वो सरकारी बैंक है, यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, वो प्राइवेट बैंक है। मतलब वहां की पूरी अर्थव्यवस्था प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में है, इसलिए वो इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक है। और हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन यूएसए की कैपिटलिस्टिक है। तो जाहिर सी बात है, बड़े बड़े आदमी जितने भी हैं उनको लोन चाहिए, तो सरकार बैठी है काय के लिए? लोन देने के लिए। ठीक है, तो लोगों ने लोन ले लेते हैं, ठीक है, मकान बनवा लेते हैं, लेकिन खरीदार नहीं होते। और यही कारण है कि आज आपको यूएसए का वीजा चाहिए तो तुरंत मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम भारत से लुटपिट कर जाओगे, वहां पर
समृद्धि हासिल करोगे तो उनकी चीजें जो वो लोग मैन्युफैक्चर करके रखे हुए हैं वो तुम खरीदोगे। यूएसए, ब्रिटेन, हर जगह यही चीज चल रही है। ठीक है, हुआ क्या कि वहां के लोग तो संपन्न हैं, ठीक है, वो लोग बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं अपनी ही अर्थव्यवस्था में, ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत भयंकर तरीके से हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग में लागत तो लगती है, ठीक है, खरीदार नहीं होगा तो पैसा जाम हो जाएगा कि नहीं होगा। यही कारण होता है किसका, मंदी का, कि पहले देखा कि भाई मार्केट कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, मार्केट कंडीशन अच्छी है तो मार्केट में पैसा फेंक दो, पैसा फेंका लेकिन उसका कोई खरीदार नहीं हुआ तो पैसा जाम हो गया, मंदी आ गई। ठीक है, ये कारण था 1997 में मंदी आने का। ठीक है, एक बार भुगत चुका पूरा विश्व कब, 1980 में। फिर 1997 में क्या हुआ, पैसा बहुत ज्यादा दिया सरकार ने लेकिन खरीदार नहीं मिले, तो सरकार के पास भी पैसा खत्म हो गया, क्योंकि प्लानिंग नहीं है ना आपकी, समझ रहे हो, बिना प्लानिंग से जब पैसा खर्च करोगे तो पैसा तो जाम होगा ही होगा। तो दूसरी बार 1997 के टाइम पे मंदी आई, अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिरेगी तो डॉलर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि वहीं की मुद्रा क्या है, डॉलर। और पूरी वैश्विक जो कहना चाहिए कि व्यापार हो रहा है वो किस में हो रहा है, डॉलर में, और डॉलर की वैल्यू यदि कम होती जाएगी तो क्या होगा, पूरे देश जितनी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं सबकी मुद्रा की वैल्यू कम होगी, अकेले यूएसए की अर्थव्यवस्था के गिर जाने से। ठीक है, इसीलिए सबने सोचा कि हम जितनी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है या फिर विकसित हो चुकी अर्थव्यवस्था है वो सब एक मंच पर आए। ठीक है, और हमें देश को कैसे संचालित करना है, देश को कैसे आगे ले जाना है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और निर्मित हुआ क्या, G20। हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में G20 की वार्षिक बैठक भारत में हुई है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि प्लेटफॉर्म क्या है, कि पैसा ऐसे खर्च करना है सरकार को कि किसी को दिक्कत ना पहुंचे। ठीक है, ये वाला जो लोगो है ये हर साल बदलता है। भारत में जो अभी G20 की बैठक हुई थी उसका लोगो ये था। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो एक विशेष थीम थी इसकी, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। याद रखना है आपको, इस G20 की जो थीम थी वो क्या था, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, आज अपन सब खत्म करेंगे, दो चीजें अपन करंट में पढ़ रहे हैं आज, जो आगे आने वाले सारे एग्जामों में लगभग आएगी, एक ये G20 है और एक है चंद्रयान 3। ठीक है, अब देखो, G20 विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। अभी हमने एग्जाम्पल दिया आपको यूएसए का, यूएसए की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, विकसित। ठीक है, दूसरी चीज है उभरती अर्थव्यवस्थाएं। उभरती अर्थव्यवस्था जैसे इंडिया है, हमारे यहाँ तीनों प्रकार के लोग मिलेंगे, बहुत गरीब भी मिलेंगे, हम जैसे मिडिल क्लास भी मिलेंगे, और अंबानी जैसे अपर क्लास भी मिलेंगे। ठीक है, तो सबके सब अपर क्लास तो है नहीं, तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है अभी, उभरती हुई, उभरती हुई अर्थ, मिश्रित तो है लेकिन कैसी है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, का एक मंच है। ठीक है, जिसका गठन मूल रूप से 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में 1999 में किया गया था। 1997 में मंदी का दौर आया था, बड़े से बड़ा आदमी जो है चौपट होता जा रहा था, लॉस पर लॉस झेल रही थी पूरी अर्थव्यवस्था, और एक बार ऐसी ही मंदी का चेहरा ये लोग दिख चुके थे 1980 में। तो भविष्य में कभी ऐसी मंदी रिपीट ना हो तो हम प्लानिंग करें बैठकर, इसीलिए 1997 की मंदी से घबरा गए, और घबराने के बाद 1999 में G20 मंच का गठन किया गया। ठीक है, तो अगर कोई पूछे G20 कब स्थापित हुआ था तो 1999 में। क्यों, क्योंकि भैया 1997 में वैश्विक मंदी आई थी, और उसके बाद दूध का जला व्यक्ति छाछ भी फूक फूक कर पीता है, भविष्य में कभी ऐसी मंदी को दोबारा ना झेलना पड़े, इसलिए प्लानिंग से हम क्या करेंगे, पैसों को खर्च करेंगे। इस उद्देश्य से स्थापित हुआ है क्या, G20। कॉन्सेप्ट क्लियर।
1997 में क्या हुआ, मंदी आई। उस मंदी से बाहर निकलने के लिए भविष्य में कभी ऐसी मंदी ना आए, ठीक है, इसलिए 1999 में स्थापित हुआ क्या, G20 कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, ठीक है। अब G20 का शिखर बैठक, शिखर बैठक का मतलब होता है G20 में जितने भी देश हैं उन सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, वित्त मंत्री हो गए, आरबीआई के गवर्नर हो गए, ठीक है, तो जो कहना चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में जो शीर्षस्थ पर है, शिखर पर है, उन लोगों की बैठक है, इसलिए बोला जाता है शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो G20 की शिखर बैठकों का सिलसिला 2008 की वैश्विक आर्थिक संकट के बीच शुरू हुआ। अब समझना, G20 तो स्थापित हो गया था कब, 1999 में, ठीक है, लेकिन जैसे पहले मंदी आई 1980 में, फिर 97 में आई, ऐसे ही 2008 में व्यापक मंदी आई थी। इसी समय हम 12th क्लास में थे, ठीक है, और 12th में जानते ही हो तुम लोग कितना प्रेशर होता है, ठीक है, और कहना चाहिए कि IIT वगैरह में जब लगे हुए थे तो IIT वालों की तो खुद ऐसी तैसी हो रही थी। क्यों? प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियां रहती थी और 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया था, तो वही चीजें दिमाग में थी कि भाई कोई 25 लाख रुपए साल की नौकरी कर रहा, बेरोजगार हो गया। यहाँ सागर का जो ICICI बैंक था, इसके पूरे शेयर्स जो हैं गिरे थे, लोगों ने लठ मार मार के कंप्यूटर तक उखाड़ दिए थे उनके, क्योंकि लोगों का पैसा डूब गया, ठीक है। बहुत बुरे हालात देखे हमने ये 2008 की वैश्विक मंदी के। लोग 25,000 रुपए 30,000 रुपए प्राइवेट नौकरियों में कमा रहे थे उस समय, और एक ही क्षण में क्या हो गए, बेरोजगार। सबको लेटर मिल रहा था काहे का, आप तो नौकरी छोड़ दो अब, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, पूरे सेल्स, पूरे स्टॉक सब गिरते जा रहे थे, किसके, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के, क्योंकि सारी कंपनियां किस में व्यापार करती हैं, डॉलर्स में, और डॉलर किसकी मुद्रा है, USA की, और USA में अर्थव्यवस्था गिर गई, ठीक है। तो तुमने 97 का मुंह देखा, ठीक है, G20 भी बना लिया, G20 भी बनाने के बाद फिर भी मंदी आ रही है, क्या है ये? तो ये तुमने मंच तो बना लिया लेकिन मिल नहीं रहे हो एक दूसरे से, डिस्कस तो हो ही नहीं रहा। वो तो वही है सागर के बच्चों जैसी तैयारी की तैयारी तो कर रहे हैं UPSC की, लेकिन वास्तविकता में हो नहीं रही है। ऐसे हाल थे किसके, G20 के, ठीक है। तो G20 स्थापित तो हो गया था कब, 1999 में, लेकिन इसकी शिखर बैठकों की शुरुआत कब हुई थी, 2008 में, ठीक है। क्यों हुई थी? क्योंकि 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट फिर से आ गया था, ठीक है। ऐसा पहला सम्मेलन नवंबर 2008 में वॉशिंगटन में हुआ था, ठीक है। G20 का सम्मेलन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, 1999 में G20 बन गया है, लेकिन G20 का जो पहला सम्मेलन शुरू हुआ है वो कब हुआ है, नवंबर 2008 में वॉशिंगटन USA में, ठीक है। पहले होता था, अब देखो वही हम बता रहे, दूध का जला व्यक्ति छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 99 में तुमने बना लिया, कुछ किया है ही नहीं, ठीक है। फिर 2008 में फिर से मंदी आ गई। अब तुम लोग है ना क्या कर रहे हो, एक साल में दो बार बैठकें कर रहे हो, मतलब 2008 में एक साल में कितनी बैठक हुई, 2। 2009 में भी एक साल में कितनी बैठक हुई, 2। फिर वो कहावत है ना, क्या तो बोरू रूहे न रूहे तो भाटे पटा डार, ठीक है। करेंगे तो करेंगे नहीं, और करेंगे तो फिर इतना भयंकर करेंगे कि फिर तबीयत ही खराब हो जाए, ठीक है। तो सागर की मानसिकता हर जगह मिलेगी आपको, ठीक है, इसलिए सागर का व्यक्ति जहां भी जाएगा वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहली बैठक कब करी इन्होंने, नवंबर 2008 में, कहा, वॉशिंगटन DC में, ठीक है। दूसरी अप्रैल 2009 में लंदन ब्रिटेन में, ठीक है। अब एक साल में कितनी बैठकें हो रही, 2। पहले हो ही नहीं रही थी, ठीक है। 2010 तक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष में 2 बार किया गया, जिनमें वैश्विक मंदी से उबरने के तौर तरीकों व संकट से उपजी अन्य समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक रणनीति पर विचार विशेषतः किया गया था।
ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा था, मंदी का समय था 2008 और मंदी से उभरना था। अब मंदी से यदि हमें उभरना है तो हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि भाई तुम अपने यहाँ ये कर लो, तुम अपने यहाँ वो कर लो, तुम अपने यहाँ ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हो रहा था कि नहीं? तो ये जो साल में दो दो बार बैठकें हो रही थी, इसका उद्देश्य क्या था, जो वैश्विक मंदी आई थी उस वैश्विक मंदी से उभरने के लिए रणनीति तैयार करना। लेकिन 2011 तक आते 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 फिर से अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी। जैसे अपन लोगों ने अभी देखा कोरोना लॉकडाउन के टाइम पर सारे बिजनेस फ्लॉप, ठीक है, और व्यक्ति मेहनत पर मेहनत कर रहा लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। धीरे 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 ऑटोमेटिकली अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर आने लगती हैं, ठीक है। यहां पर सरकार के ये जो मिल रहे थे ना, इनसे कुछ नहीं हो रहा था, वो तो धीरे धीरे डिमांड फिर से अराइज होती है और अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाती है। लेकिन ऐसा संकट दोबारा फिर कभी ना आए, इसीलिए अब रेगुलर बेसिस पर बैठकें होने लगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। 2008 में बैठकें चालू हुई और 2010 तक दो दो बार बैठकें होती थी एक साल में। मंदी की तीव्रता पर नियंत्रण के पश्चात 2011 से यह शिखर सम्मेलन वर्ष में एक एक बार होने लगा। 2008 में शुरू हुआ, 2008 से लेकर 2010 तक वर्ष में दो दो बार हुआ। क्या करते हैं ये लोग, डिस्कशन करते हैं काय का कि मंदी के माहौल से हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे बाहर निकालें, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2011 में साल में एक बार होने लगा। इसी एवज में 18वां G20 का जो सम्मेलन है वो इस साल कहाँ हुआ है, भारत में। इसी श्रृंखला में 18वां शिखर सम्मेलन अब सितंबर 2023 में भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ, ठीक है। तो ये डेट्स वगैरह आपको याद रखना है, कब की बात है ये, सितंबर 2023 की। 20 अर्थव्यवस्थाओं के G20 समूह में अर्जेंटीना है, कहाँ का देश है, दक्षिण अमेरिका का। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका के अतिरिक्त यूरोपीय संघ भी है। यूरोपीय संघ क्या है, जैसे समझना बात को ध्यान से, पूरा का पूरा यूरोप है, ठीक है। यूरोप में बहुत सारे देश हैं, लेकिन सभी देशों की मुद्रा लगभग लगभग पाउंड या स्टर्लिंग है। देश अलग अलग है लेकिन मुद्राएं जो हैं इनकी समान है। इस मुद्रा को कोई एक देश रेगुलेट नहीं करता है, इस मुद्रा को रेगुलेट करता है पूरा का पूरा यूरोपीय संघ, ठीक है। और यूरोपीय संघ में बहुत सारे देश हैं, तो याद रखना यूरोपीय संघ, पूरा का पूरा यूरोपीय संघ भी हिस्सा है किसका, G20 का, ठीक है। जबकि यूरोप के ही अन्य देश देख लो आप, ये कहां गया, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, ये है ब्रिटेन। ये तीन विकसित देश हैं कहां के, यूरोप के। ये तीन देश तो शामिल हैं, साथ ही साथ पूरा का पूरा यूरोपीय संघ भी शामिल है। तो यूरोपीय संघ को मिलाकर G20 में टोटल सदस्य कितने हो गए हैं, 20। इंडिया में जो सितंबर 2023 में G20 हुआ है, उसमें यूरोपीय संघ के अतिरिक्त अफ्रीकी संघ को G20 का 21वां सदस्य बनाया गया, ठीक है। 18वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ है, भारत में, और 19वां इस साल 2024 में होना है ब्राजील में, ठीक है। तो हो सकता है मे बी कि G20 का नाम हो जाए G21, क्योंकि अब इसमें कौन शामिल हो गया है, अफ्रीकी संघ। क्लियर है? तो G20 में कितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं, 20, ठीक है। विकसित भी हैं और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। अब G20 का कोई स्थानीय सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। जैसे आप UNO पढ़ते होगे, WTO पढ़ते होगे, ठीक है, और अन्य संघों के बारे में पढ़ते होगे, IMF वगैरह, यूनिसेफ, तो इनके कहीं ना कहीं मुख्यालय हैं, वैश्विक स्तर के मुख्यालय हैं। लेकिन याद रखना G20 का कहीं भी कोई मुख्यालय नहीं है।
सितंबर 2023 के बाद अब 21 सदस्य हो गए हैं, तो ये 21 सदस्य देशों में कहीं पे भी ये सम्मेलन हो सकता है। ठीक है, कहीं कोई स्थायी मुख्यालय G20 का नहीं है। सदस्य देशों में ही बारी बारी से किसी देश में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक है, 20 देश है, तो कहीं पे भी इसका शिखर सम्मेलन हो सकता है। आगामी शिखर सम्मेलन का मेजबान देश ही इस मंच के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। जैसे 2022 की हम बात करें तो 2022 का शिखर सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया में। तो उस टाइम के दौरान इंडोनेशिया 1 साल तक अध्यक्ष रहा किसका? G20 का। अब इंडोनेशिया में जब शिखर सम्मेलन हुआ तभी निर्धारित हो गया था कि भाई अगला शिखर सम्मेलन होगा भारत में। तो तुरंत नया अध्यक्ष बन गया कौन? भारत। भारत में हो गया सितंबर 2023 में। ठीक है, और सितंबर 2023 में ही डिसाइड हुआ कि 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में होगा कहां? ब्राजील में। तो भारत में जैसे ही शिखर सम्मेलन समाप्त होता है तो नया अध्यक्ष कौन बन गया? ब्राजील। ठीक है, तो अभी अगर पूछा जाए कि वर्तमान G20 का अध्यक्ष कौन है तो ब्राजील। ठीक है, जहां 2023 में शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ, वहीं 2024 में इस समूह के शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में होना है। ठीक है, तो भारत में जो हुआ वो था 18वां शिखर सम्मेलन, ब्राजील में जो होगा 19वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, इस पर अभी अपन आते हैं वापस से। ठीक है, इसको जरा देख लो। सबसे पहले 2008 में शिखर सम्मेलन कहां हुआ? वॉशिंगटन डीसी में, अभी पढ़ा था। दूसरा लंदन में, तीसरा अमेरिका के ही पिट्सबर्ग में। ठीक है, और अभी का भारत में। ठीक है, भारत से पहले कहां हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में। कुछ भी मत लिखो, इसका PDF आपको मिल जाएगा, बस फोकस बनाकर इन चीजों को समझ लो। ठीक है, अब मेन चीज ये, अभी तक तो अपन पढ़ रहे थे क्या? इतिहास। अब भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ है? सितंबर 2023 में। और ये मोनो था भारत में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसका। और थीम क्या थी? अभी बताई थी, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हो गया है। यह G20 शिखर सम्मेलन की 18वीं बैठक थी और यह शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, जो हॉल है, ठीक है, न्यू दिल्ली में, प्रगति मैदान में, उसका नाम है क्या? भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, प्रगति मैदान नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो लोकेशन क्या थी इसकी? भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न हुआ। कब से कब तक? 9 से 10 सितंबर 2023 को। ठीक है, अब इसकी थीम क्या है? तो भाई वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। क्लियर है? इंग्लिश में देखें तो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। क्लियर है? याद हुआ? ठीक है, अब G20 शिखर सम्मेलन की 4 प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। ठीक है, सबसे पहली उपलब्धि थी अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना। अभी बताया था 20 सदस्य थे, अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ तो कुल सदस्य कितने हो गए? 21। तो उद्घाटन सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय में अफ्रीकन यूनियन G20 में स्थायी सदस्यता प्रदान की गई, जो समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समावेशिता का मतलब होता है सब लोग साथ में मिलकर काम करें और साथ में सबकी तरक्की हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है G20 का? कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। ठीक है, दूसरी उपलब्धि है, क्योंकि ये शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? दिल्ली में, इसलिए दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। और वो दिल्ली घोषणा पत्र क्या है? तो भाई मजबूत, दीर्घकालिक, संतुलित और समावेशी विकास। मजबूत मतलब हम ऐसे विकास करें कि वो स्थायी हो जाए, समावेशी
धीरे धीरे विकसित हों लेकिन स्थायी तौर पर विकसित हों सभी लोग साथ मिलकर। और संतुलित, संतुलित मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे 20-21 सदस्य हैं तो उनमें से 1 या 2 का ही विकास हो रहा है, सबका विकास होगा साथ में। ठीक है। दूसरा है सतत विकास लक्ष्यों पर आगे बढ़ने में तेजी। सतत मतलब निरंतरता से, ऐसा नहीं कि एक बार बहुत तेजी से विकसित हो गए और फिर शांत पड़ गए। सतत मतलब धीरे धीरे हो लेकिन बढ़ते चले। दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास पर समझौता। हरित विकास मतलब हम विकसित तो हुए हैं लेकिन हमने पॉल्यूशन इतना कर दिया कि पूरी जो इकोलॉजी है वो डिग्रेड होने लगी। इसीलिए लक्ष्य रखा गया है किस पर? हरित विकास पर समझौता। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं जैसे WTO है, IMF है, UNO है, ऐसे ही हम कुछ अन्य संस्थाओं को भी विकसित करेंगे। बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना। बहुपक्षवाद का मतलब होता है कि जब हम ये संस्थाएं बनाएंगे तो उसमें किसी एक देश को प्रायोरिटी नहीं देंगे। जैसे अभी आप UNO को देख लो, WTO को देख लो, सब में USA जो है सबसे आगे है। ठीक है, लेकिन अब प्रायोरिटी सबकी बराबर होगी। ठीक है। रूस यूक्रेन संघर्ष से संबोधित करना मतलब मेन बात जो यहां पर डिस्कस हुई है कि कैसे रशिया और यूक्रेन के युद्ध को हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहली चीज थी। और दूसरी चीज क्या थी? नई दिल्ली में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए और घोषणा पत्र की प्रमुख बातें ये हैं। इसके बाद चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस G20 शिखर सम्मेलन की, वो थी वैश्विक जैविक ईंधन गठबंधन लागू किया गया। ठीक है, मतलब भले हमारे यहाँ बैटरी चलित व्हीकल्स जो हैं उनके यूज में काफी तेजी आ गई है, लेकिन अभी भी ये इतने ज्यादा कहना चाहिए हैवी लोड को झेल नहीं सकते। तो आप एकदम से तो पेट्रोल पर डिपेंडेंसी अपनी बंद नहीं कर पाओगे। इसलिए पेट्रोल के स्थान पर G20 की देशों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया और वो उस अनुबंध के तहत अब जैविक ईंधन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैविक ईंधन से पोल्यूशन ना के बराबर होगा। और जैविक ईंधन के रूप में काय का यूज होगा? तो भाई प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक जैविक ईंधन गठबंधन की शुरुआत की, जिसमें पेट्रोल के साथ, पेट्रोल तो चलेगा ही, पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण, एथेनॉल मतलब C2H5OH, एथेनॉल मिश्रण को वैश्विक 20% मानक तक ले जाने के लिए G20 देशों को एकजुट किया गया है। ठीक है, मतलब आप जितना भी पेट्रोल खरीद रहे हो वो पेट्रोल जब आम जनता के लिए सप्लाई करोगे तो 20% उसमें क्या मिलेगी? एल्कोहल। कारण क्या है कि अरब देश सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर तो हैं लेकिन फंडर्स भी हैं आतंकवादी संगठनों के। ठीक है, ये जो कहना चाहिए कि इतनी तेजी से होड़ लगी है ना बैटरी चलित वाहनों के प्रयोग करने की, हमें अपनी डिपेंडेंसी कम करना है किस पर? पेट्रोल पर। क्योंकि जितना ज्यादा हम पेट्रोल यूज करेंगे उतना ही ज्यादा हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देते जा रहे हैं। ठीक है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ध्यान से देखो, ये लोकेशन हो गई इंडिया की, इस तरफ हो गए अरब देश, और ये वाला क्षेत्र हो गया यूरोप का। अभी यूरोप से यदि आपको सामान चाहिए तो या तो ये स्विस कनाल के माध्यम से आएगा, और रास्ते के माध्यम से तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इसीलिए इन सारे अरब देशों से होते हुए एक रोड बनाई जाएगी जो इंडिया को कनेक्ट करेगी किससे? यूरोपीय देशों से। ठीक है, और कोई भी देश जो है इस रोड पर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि इसको नाम दिया गया है क्या? आर्थिक गलियारा। इससे क्या होगा? पूर्वी देश और पश्चिमी देशों के बीच में जो आर्थिक संपर्क है वो काफी अच्छा और सुदृढ़ हो जाएगा। आज आप लोग देखते होंगे हर कोई चाइना का माल यूज कर रहा है, क्योंकि हमारे यहां से चाइना में लगभग फ्री माल आता है। एक तरीके से देखें तो बाउंड्री तो क्रॉस करनी और माल भारत आ गया। ठीक है, और जो यूरोपीय उत्पाद हैं
वो तो हमें देखने ही नहीं मिल रहे हैं इंडिया में, क्योंकि चाइना के उत्पादों ने इंडियन इकोनॉमी को इतना ज्यादा डोमिनेट करके रखा है। और चाइना हमारा कट्टर विरोधी भी है। स्थायी सदस्यता याद है, यूएनओ की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के लिए सब लोग तैयार हो गए थे, चाइना ने नेगेटिव वोटिंग करी थी। तो इससे तुम्हारी मानसिकता पता चलती है कि तुम हमें आगे बढ़ने देना ही नहीं चाह रहे हो। इसीलिए हमारे यहाँ यूरोपीय माल जो है वो ज्यादा है। भले हम कच्चा माल देते जाएं, वो लोग पका माल दें, ठीक है, वो होता रहे, लेकिन चाइना के आइटम्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। इसलिए बनने जा रहा है क्या, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। तो G20 सदस्य देशों के कुछ नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का उद्घाटन भी किया, जो एक विशाल रेल और शिपिंग कनेक्टिविटी परियोजना है। मतलब ट्रेन से भी कनेक्ट करेंगे और रोडों से भी कनेक्ट करेंगे यूरोप को, किससे, इंडिया से, ठीक है, जो विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगा। आ रही है बात समझ में? मतलब जहां जहां से, अब देखो आप, बहुत सारे क्षेत्रीय उत्पाद हैं यूरोप के भी, ठीक है। अब हमारे यहाँ के किसान इतना धन, मतलब कहना चाहिए अनाज उगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें उनकी उपज का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता, ठीक है। और जरूरत से ज्यादा अनाज यदि मार्केट में आ जाता है तो वैल्यू कम हो जाती है। तो जो अत्यधिक अनाज है उसको बेच दो ना यूरोप में, वहां तो इसके खरीदार हैं, ठीक है। तो किसान को जो है उसकी मेहनत का वास्तविक मूल्य मिलने लगेगा। ये सबसे अच्छी चीज होगी ये गलियारा बन जाने से। फिर तो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो अकेले भारत तक सीमित नहीं रहे, पूरी की पूरी जो इंडियन इकोनॉमी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वर्ल्ड इकोनॉमी में। क्योंकि सागर में बैठा किसान भी अनुबंध कर सकता है विदेश में बैठे खरीदार से, और यहां से डायरेक्ट माल भेज सकता है कहां, विदेशों में, ठीक है। तो इससे अकेले सरकार को फायदा नहीं है, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, G20 के काम करने का तरीका, एक होता है वित्तीय ट्रैक और एक होता है शेरपा ट्रैक, ठीक है। ये कहना चाहिए 3 मार्कर्स भी बना देगा आपके मेंस के। और दूसरी चीज है यूपीएससी और अन्य स्टैंडर्ड जो परीक्षाएं होती हैं जैसे एसएससी वगैरह, उसमें ये पूछा जा सकता है आपसे कि वित्तीय ट्रैक क्या है और शेरपा ट्रैक क्या है। कोई बता सकता बिना पढ़े? हाँ, वेरी गुड, लेकिन तुमने थोड़ा सा गलत बता दिया। 2 संस्थाएं हैं G20 के अंतर्गत, एक है वित्तीय ट्रैक और एक है शेरपा ट्रैक। वित्तीय ट्रैक क्या होता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर्स का बैठक होती है, समूह होता है। और शेरपा होते हैं कौन, गाइड। जैसे आप किसी पर्वतीय स्थल पर घूमने के लिए जाओ तो वहां पर शेरपा लोग मिलेंगे तुम्हारे लिए, जो तुम्हें ट्रैकिंग सिखाएंगे, पर्वत पर चढ़ना सिखाएंगे, ठीक है। तो ये गाइड होते हो। गाइड कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ठीक है। बाकी प्रधानमंत्री तो दिशा निर्देश दे रहा है ना। तो जो मंत्रीगण होते वो कहलाते हैं क्या, शेरपा, ठीक है। तो G20 के तहत प्रक्रियाओं को 2 समानांतर ट्रैक में विभाजित किया गया है। एक होती है क्या, वित्तीय ट्रैक। अब वित्तीय ट्रैक क्या होती है, और एक होती है शेरपा ट्रैक। वित्तीय ट्रैक का नेतृत्व सदस्य वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा किया जाता है। वित्तीय ट्रैक है तो किससे रिलेटेड हो गई, फाइनेंस से। तो उस देश का वित्त मंत्री और उस देश के जो केंद्रीय बैंक होगा उसके गवर्नर जो है उसका नेतृत्व करेंगे या शामिल होंगे किसमें, वित्तीय ट्रैक में। दूसरी होती है शेरपा ट्रैक, और शेरपा में राष्ट्र प्रमुखों के निजी दूत, राष्ट्र प्रमुख होगा जैसे प्रधानमंत्री, तो स्वयं प्रधानमंत्री शामिल होगा या प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो गया, तो वो होती है क्या, शेरपा ट्रैक। तो जो राष्ट्र प्रमुखों का निजी दूत के तौर पर नियुक्त होते हैं, शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। वे पूरे वर्ष बातचीत करना, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा,
मदों पर चर्चा करना और G20 के महत्वपूर्ण कार्यों में समन्वय करना। ठीक है, इसलिए पूरा का पूरा जो G20 है वो दो तरीके से काम कर रहा है। एक है कौन सा, वित्तीय ट्रैक, और दूसरा है शेरपा ट्रैक। वित्तीय ट्रैक में कौन शामिल हो रहा है? जो सदस्य देश है उन देशों के वित्त मंत्री या फिर केंद्रीय बैंकों के गवर्नर। और शेरपा ट्रैक में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके दूत जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, आज जो नहीं आया उसने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दी हैं। ठीक है, इसके भरोसे मत बैठो कि पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ ये सब तो तुम कोई करंट वगैरह की मैगजीन भी उठाओगे ना, उनमें भी दिया है, तुम समझ तो लो इन चीजों के लिए। ठीक है, और फिर मैगजीन पढ़ो तो कहना चाहिए कि आधे घंटे में नींद आ जाएगी ऐसे मौसम में। ठीक है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन छोड़ो, ये मौसम तो ठीक हो जाएगा, क्लास तो रेगुलर आओ। अब एक और कॉन्सेप्ट है, अभी जैसे तुमने देखी दो चीजें, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। ठीक है, अब है क्या, G20 का ट्रोएका। बताओ जैन साहब, ट्रोएका के विषय में। मतलब कि इसमें है ना, जहां पे मीटिंग होती है तो उधर पे है ना, लास्ट जहां पे हुई थी और जहां पे होने वाली और जहां पे होगी, उन तीनों का जो कंबाइंड फॉर्म होता है वो है। इसको मालूम नहीं था, मालूम इसने है ना, अब भी जस्ट इमेज देखी, उसकी आंखें वहां गई, उसने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। ठीक है, ये चीज कहलाती है क्या, ट्रोएका। ठीक है, पुरानी मीटिंग कहां हुई है, ब्राजील में। ठीक है, वर्तमान मीटिंग कहां हुई है, इंडिया में। आगामी कहां होने वाली है, ब्राजील में। उन तीन देशों का जो समूह है वो कहलाता है क्या, ट्रोएका। ठीक है, G20 की अध्यक्षता हर साल सदस्यों के बीच बदलती रहती है, और अध्यक्षता करने वाला देश अभी किसने करी थी, भारत ने। पिछला और अगले राष्ट्रपति पद धारक के साथ मिलकर G20 एजेंडा का निरंतर सुनिश्चित करने के लिए ट्रोएका, ये गलत लिखा है, ट्रोएका बनाता है। ठीक है, तो पुराना देश कौन सा हो गया, ब्राजील। वर्तमान में है इंडिया, और आगामी है, सॉरी, पुराना था इंडोनेशिया, वर्तमान में है भारत, और अब आगे 2024 में ब्राजील। तो इन तीनों का समूह क्या कहलाता है, ट्रोएका। ठीक है, इन तीनों देशों का समूह क्या कहलाएगा, ट्रोएका। भारत ने पहले 70वीं G20 की अध्यक्षता या इंडोनेशिया द्वारा की गई, भारत से पहले आएगा, भारत से पहले 17वें G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया द्वारा की गई। भारत के बाद 19वां G20 ब्राजील में होगा। भारत की अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोएका बनाएंगे। अब ब्राजील में जब मीटिंग हो जाएगी तो कोई अन्य देश के बारे में बताएंगे कि भाई अगली बैठक कहां पर होनी है। ठीक है, तो उल्लेखनीय है कि यह पहली बार हुआ, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब तीन विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं इस ट्रोएका में शामिल होंगी। क्योंकि अगर आप ध्यान दो, किस पर, इंडिया पर, इंडोनेशिया पर और ब्राजील पर, तो कोई भी विकसित नहीं है, तीनों के तीन कैसे हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो ये पहली बार है पूरे G20 के इतिहास में कि तीनों जो ट्रोएका के सदस्य हैं वो कैसे हैं, विकासशील देश है। ठीक है, तो ये है भाई आपका G20। समझ में आया कि नहीं अच्छे से? ठीक है, पूछे किसी से, बताओ समर। कहां गए तुम्हारे जोड़ीदार एनसीसी में? बताओ G20 के बारे में क्या जानते हो? कोई जो फुल कॉन्फिडेंस से बता दे, इसने समझा हो अच्छे से। किसी ने नहीं समझा भाई। जब तक आगे, पूरा कंपटीशन ही ये है कि तुम्हें ये बताना है कि दूसरों को अलग करके तुम्हें क्यों सिलेक्ट करें। बताओ। तो G20 वर्ल्ड की सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट इकोनॉमी है, उनका एक ग्रोथ है। बिल्कुल नहीं है टॉप मोस्ट इकोनॉमी, ग्रोइंग और डेवलपिंग इकोनॉमी। हाँ, इसमें 20 कंट्री, मतलब कि 19 कंट्री है, एक यूनियन है। हाँ ठीक, वेरी गुड। 19 तो देश हो गए, एक यूरोपियन यूनियन हो गई और एक अफ्रीकन यूनियन। हाँ, जो वर्ल्ड की 80% इकोनॉमी
65% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो होता है ये ग्लोबल क्राइसिस के बाद जब 1999 में ये फॉर्म हुआ था, और इसके बाद इसकी मीटिंग है वो रेगुलरली हो नहीं रही थी। तो फिर उसके बाद 2008 की जो ग्लोबल क्राइसिस आई यूएसए की, उसके बाद इसमें है ना रेगुलर मीटिंग होने लगी। जो है ना 2008 में यूएसए के वॉशिंगटन में हुई, 2009 में लंदन में हुई, 2010 में यूएसए के पिट्सबर्ग में हुई। वेरी गुड। इसके बाद इंडिया में जो 18th इसका समिट हुआ, 18 समिट का जो इसमें दो टाइप के पहले समिट होते हैं, G20 सिर्फ एक बार में नहीं होती। G20 में होता है एक फाइनेंस के लिए, और सेकंड नंबर पे होता है शेरपा। Very good. फाइनेंस में होता है फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर दोनों इंक्लूड होते हैं, और शेरपा में क्या होता है कि पीए जो रहते हैं उनके, जैसे कि भारत के जयशंकर, वो जम्मू कश्मीर में ये वाली मीटिंग। वेरी गुड। और इसका एक फायदा बनता है। फायदा में ये होता है कि जो जिसने लास्ट प्रेसिडेंसी की और जो करेंट कर रहा है और जो फ्यूचर में करने वाला है, इन तीनों देशों का ग्रुप मिलके डिसाइड करता है कि क्या फ्यूचर का एजेंडा होगा। इसमें दिल्ली कन्वेंशन हुआ। दिल्ली कन्वेंशन में 4 मेन पॉइंट इंक्लूड हुए। दिल्ली कन्वेंशन में सबसे मेन ये हुआ कि इसमें अफ्रीकन यूनियन का समावेश कर दिया, स्थायी सदस्य बना दिया। जैसे ये पता चलता है कि इंडिया का डोमिनेंस G20 में बढ़ रहा है। उसके बाद इसमें ये मोस्ट हुआ कि रशिया, जो यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, तो उस पे इंडिया ने आम चर्चा हुई। न्यूट्रल रहा इंडिया प्रेसिडेंट। इंडिया ना एकदम यूएसए के साइड, वो रशिया के साइड या ना ही यूक्रेन। वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं किसकी? चंद्रयान 3 की। ठीक है, चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हुई है कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। मून के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, इससे जो है भारत कहना चाहिए अंशतः विकसित देशों के समूह में शामिल हो गया है। भारत किसमें शामिल हो गया है? विकसित देशों के समूह में। असाटी जी गुड मॉर्निंग। ये पढ़ो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो हर कोई पढ़ रहा है, समझ रहे हो। लेकिन आजकल एग्जामिनेशन का सिनारियो क्या हो गया है? लगभग 30% दे रहे हैं करंट, और करंट भी कहां से? ये इस लेवल पर जाकर, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक के लेवल पर जाकर। ठीक है, अब चंद्रयान 3 जब तुम लोगों ने देखा होगा, आधा अधूरा सा तो देखते हो। ठीक है, आधा अधूरा सा पढ़ लिया कहीं से। ठीक है, न्यूज़पेपर में कुछ देख लिया। ठीक है, इतना तो छवियां जो देखी होंगी, तो एक रॉकेट से छोड़ते हैं। ठीक है, फिर आगे जाके रॉकेट खुल जाता है। ठीक है, फिर कुछ बाहर आता है। ठीक है, खिलौना सा। ठीक है, फिर एक कोई गाड़ी सी बाहर आती है, वो चलते हुए तो देखी होगी कहीं। ठीक है, आज वही सारी चीजें हम क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 तो भाई किसका मिशन था ये? इसरो का, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। देखो ध्यान से, ये है वो रॉकेट, ठीक है, जिसके माध्यम से ये चंद्रयान 3 स्पेस में भेजा गया। इस रॉकेट को नाम दिया गया, यह जो रॉकेट स्टेशन है यह है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM-3। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, आगे जाकर जैसे ही ये चंद्रमा दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है, चंद्रमा के चारों तरफ, ये चंद्रमा के ऑर्बिट में जैसे ही ये एंटर करेगा, रॉकेट का इंजन जो है वो अलग हो जाएगा, फिर वो अंतरिक्ष कचरे में शामिल हो जाएगा। ठीक है, और बाहर निकलेगा क्या? ये वाला पूरा क्षेत्र। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या? इसको क्या बोलते हैं? रोवर नहीं, इसको बोलते लैंडर। ठीक है, और लैंडर का नाम दिया गया है विक्रम। ठीक है, ये लैंडर जो है लैंडिंग करने में सहायता करता है। ठीक है, ये 4 पहियों वाला होता है। ठीक है, जब ये लैंड कर गया कहां पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, वहां से बाहर निकला क्या? रोवर। रोवर में है 6 पहिए।
वहां से बाहर निकला क्या, रोवर। इसलिए देखो सबसे पहले जो तुमने देखा होगा ना कि भैया लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, तो वो लॉन्च क्या हुआ था, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। उसके अंदर क्या था, लैंडर। और लैंडर क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि वही लैंडिंग करने में सहायता करता है, और इस लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। जब ये लैंड कर गया कहां पर, चंद्रमा में, ठीक है, वो लैंडर खुलता है और अंदर से निकलता है रोवर। सबने रिमोट वाली गाड़ियां चलाई होंगी ना छोटे में, ठीक है, बस वैसा ही है क्या, रोवर। और रोवर को नाम दिया गया है प्रज्ञान। इसका जो रोवर है उसका नाम क्या है, प्रज्ञान। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो सोलर सेल्स लगी हुई हैं, और सोलर सेल्स उसके एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। अभी बंद हो गया है लेकिन ये क्यों, क्योंकि दक्षिण ध्रुव पर अंधेरा हो गया, ठीक है, तो ये शांत बैठा है। अब अगर उजेला होगा, ठीक है, तो शायद ये काम करने लगे, ठीक है। उन सब पर अपन डिस्कस करेंगे। तो समझ में आ गया लॉन्चर क्या था, एलवीएम, ठीक है। लॉन्चर टूटा जब ये चंद्रमा के ऑर्बिट पर एंटर हुआ, ठीक है, तो क्या निकला बाहर, लैंडर। लैंडर ने लैंड किया कहां, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। और लैंड करने के बाद उसके अंदर से एक गाड़ी निकली, और वो गाड़ी क्या थी, रोवर, ठीक है। लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर कदम 23 अगस्त को रखे, ठीक है। तो अब लैंडर क्लियर है, ठीक है। लैंडर क्या है, विक्रम, और ये चंद्रमा की सतह पर कब लैंड कर गया, 23 अगस्त को। अब इसे लॉन्च कब किया गया था, मतलब ये रॉकेट कब लॉन्च हुआ था, तो भाई 14 जुलाई वर्ष 2023 को श्रीहरिकोटा से LVM-3 MK4, इसी का पूर्व नाम था GSLV मार्क 3। GSLV जो रॉकेट होते हैं ना, फुल फॉर्म जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, ठीक है, उसी का नया नाम हो गया है क्या, LVM-3 या MK4। रॉकेट के जरिए प्रक्षेपण के पश्चात 41 दिन की यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर निर्धारित योजना अनुसार भारतीय समय के अनुसार शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा। ये चंद्रमा है और ये चंद्रमा का दक्षिणी हिस्सा है, यहां पर लैंड हुआ है क्या, लैंडर विक्रम, ठीक है। आई थिंक इस समय हम क्लास ले रहे थे 6:04 पे, अपन ने देखा था चल नहीं रहा था, चल गया था। लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारने की उपलब्धि वाला अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत चौथा देश है, ठीक है। तो भारत जो है पूरे विश्व का चौथा देश है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर नहीं, जिसने चंद्रमा की सतह पर कहना चाहिए किसी लैंडर को उतारा है, ठीक है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला भारत पूरे विश्व का पहला देश है, ठीक है। तो भारत ने अपने लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतारा है तथा ऐसी उपलब्धि वाला भारत विश्व का पहला देश है। आ रही है बात समझ में। चंद्रमा की सतह पर उतारने वाले तो भारत के अतिरिक्त 3 और देश हैं, कौन कौन से, अमेरिका, रशिया और चाइना, ठीक है। भारत चौथा हो गया, लेकिन इस बिंदु पर चंद्रमा के दक्षिणी स्थान पर उतारने वाला भारत विश्व का पहला देश है। इससे पूर्व भारत का ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर युक्त चंद्रयान 2, जिसका प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को किया गया था, का ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने तथा लैंडर के ऑर्बिटर से अलग होने के पश्चात अंतिम चरण में वो विफल हो गया था, ठीक है। यही सेम टू सेम प्रणाली कब अपनाई गई थी, 2019 में जब लॉन्च किया था चंद्रयान 2, लेकिन वो वही है कि लैंडर से रोवर अलग होने के पहले ही मिशन विफल हो गया था। आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर बताते थे कि इसरो के जो अध्यक्ष थे, आई थिंक VK सारस्वत, वो कहना चाहिए रो रहे थे मोदी जी के गले लगकर, के सिवान थे, सॉरी, ठीक है। अभी आई थिंक सोमनाथ है, M सोमनाथ, ठीक है। तो ये चीज विफल हो गई थी। अपनी विफलताओं से ही व्यक्ति सीखता है,
ठीक है, तो अब जहां पर त्रुटि हुई थी उसको सुधारा और भारत जो है वो दुनिया का पहला देश बन गया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराई थी। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग के समय प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए कहां गए हुए थे? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग। ठीक है, ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था उसी समय। तो याद रखना, ये आड़े टेढ़े क्वेश्चन भी आते हैं कि जब दुनिया की निगाहें भारत पर थी उस समय प्रधानमंत्री मोदी कहां थे? ब्रिक्स में। ठीक है, जोहान्सबर्ग कहां? दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि मोदी जी ने हर एक स्पॉट के कुछ ना कुछ नाम दे दिए हैं। जैसे चंद्रमा पर एक स्थान का नाम दे दिया क्या? शिव शक्ति, और एक का नाम दे दिया है तिरंगा पॉइंट। अब ध्यान रखना, चंद्रयान 2 जिस स्थान पर चंद्रमा पर लैंड किया था, चंद्रयान 2 2019 वाला, उस स्थान को नाम दिया है तिरंगा पॉइंट। ठीक है, तो इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त, क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 पहुंचा है, कहां? चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है, तो 23 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तो ये देखना, ये आएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो भाई ये मनाया जाएगा 23 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 23 अगस्त को क्या हुआ था? चंद्रयान 3 एंटर हो गया था या लैंड हो गया था, कहां? मून की सतह पर। ठीक है, फिर तथा विक्रम लैंडर के चंद्रयान पर उतरने के स्थल का नामकरण शिव शक्ति स्थल किया गया। अब तुम लोगों ने इतना तो सीख लिया कि भाई रॉकेट तो अलग हो गया, लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। विक्रम जिस स्थान पर चंद्रमा पर उतरा है उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति स्थल। ठीक है, ये अभी ये वाला पॉइंट है, कौन सा? शिव शक्ति स्थल। अभी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो देख लेना बड़ा बड़ा करके। ठीक है, चले जाना। अब खरीद लेना भाई, मेहनत करो, सब पॉसिबल है। बताओ आप, जब एक व्यक्ति जो है पर्यटन स्थल स्थापित कर सकता है मून पर, कौन? एलोन मस्क। ठीक है, और लोग बाग जा भी रहे हैं, जा रहे हैं लोग बाग चंद्रमा पर घूमने। ठीक है, इसी के साथ, और है इतना पैसा लोगों के पास, ये करोड़ों रुपया दे दे काय के लिए? स्पेस देखने। ठीक है, सागर के आदमी भी जाएंगे भाई, सागर में चीजें बहुत देर होती है, समझना। जब सागर में टपकन का सिद्धांत लगता, हमसे पूछो तुम। जब कहना चाहिए कि हर चीज दिल्ली, बंबई, इंदौर में हो जाएगी, फिर यहां पर आंखें खुलेंगी ऐसे। वो बोलते हैं ना, टपकन का सिद्धांत इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि आप अर्थव्यवस्था में किसी एक व्यक्ति को या किसी एक वर्ग को पैसा दे दो, वो टपक टपक कर कहना चाहिए कि सारे वर्गों के पास पहुंचता है। सागर में हर चीज टपकन के सिद्धांत के आधार पर होती है। ठीक है, तो याद रखना कि ये वाला जो स्थल है वो क्या कहलाएगा? शिव शक्ति पॉइंट, जहां पर लैंडर विक्रम लैंड किया था। इसी के साथ चंद्रयान 2 के लैंडर के चंद्रमा से टकराने के स्थल को तिरंगा पॉइंट नाम दिया। जो चंद्रयान 2 विफल हुआ था, उसने भी लैंडिंग तो कर ली थी, लेकिन रोवर निकलने के बाद वो मिशन फेल हो गया, कनेक्टिविटी टूट गई थी। तो चंद्रयान 2 जिस स्थान पर एंटर हुआ था उसको नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। ठीक है, तो चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख भाग हैं। ठीक है, पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल मतलब जो तुमने ये देखा है, ये चीज कहलाती है क्या? प्रोपल्शन मॉड्यूल। ठीक है, दूसरा है लैंडर, और इस लैंडर मॉड्यूल को नाम दिया गया है विक्रम। उसके अंदर से जो रिमोट वाली गाड़ी निकली है उसको नाम दिया गया है रोवर, और रोवर का नाम है क्या? प्रज्ञान। ठीक है, तो देख लो भाई, ये चीज कहलाती है लैंडर, और इसमें कितने पहिए हैं? 4। इसके अंदर से एक गाड़ी निकली, वो कहलाती है रोवर, और रोवर ही चंद्रमा की सतह पर घूम रहा है और वहां से आंकड़ों को एकत्रित कर रहा है। 17 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ,
लैंडर मॉड्यूल विक्रम चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ा और 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उसने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। दूसरा लक्ष्य छह पहिए वाली रोवर, क्या नाम, प्रज्ञान का 4 पैरों वाले लैंडर विक्रम से बाहर निकलना और चंद्रमा की सतह पर घूमना था। घूम गया, ठीक है। अब ये तो घूम गया, इसके घूमने से एक ड्रॉबैक क्या हुआ, देखो जैसे हमारे यहाँ का कहना चाहिए कि 14 दिन, ठीक है, एक कहना चाहिए कि नहीं, चंद्रमा का एक दिन होता है, ऐसे मान लो हमारे यहाँ के 14 दिन और चंद्रमा का एक दिन। तो इसके पास 14 दिन का समय था, किसके पास, रोवर के पास, कि 14 दिन में जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ले तो कर ले, फिर 14 दिन की वहां पर हो जाएगी रात, क्योंकि वहां पर टोटल 28 दिन की साइकिल होती है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर है, हर जगह थोड़ी ना है। दक्षिणी ध्रुव फिर कैसा हो जाएगा, 14 दिन के लिए अंधकार में हो जाएगा, तो 14 दिन के लिए शांत बैठ जाएगा, क्योंकि बैटरी तो खत्म हो जाएगी। फिर 14 दिन के बाद फिर निकलेगी यहाँ पर धूप, फिर से इसकी बैटरी चार्ज होगी, ठीक है, और फिर ये काम करने लगेगा। तो ऐसे 14 डेज के अंतराल पर ये आंकड़े भेजता है। अभी जो रिसेंटली इसका आंकड़ा आया है वो ये है कि चंद्रमा की जो सतह है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और मिनिमम टेम्परेचर -131 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि निश्चित ही चंद्रमा के आंतरिक भागों में पानी होगा, क्योंकि इतना ज्यादा ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस इस बात का द्योतक है कि अंदर पानी जरूर होगा, ठीक है। और अब चंद्रयान 4 की तैयारी हो रही है और इसका जो रोवर रहेगा वो थोड़ा सा और शक्तिशाली बनाया जा रहा है, ठीक है, कि वो खुदाई करने में भी सक्षम हो जाए।